हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरशाला। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा हिस्ट्री का चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का टॉपिक इटली यूनिफिकेशन। तो हम जर्मनी यूनिफिकेशन देख चुके थे, आज हम देखने जा रहे हैं सर इटली यूनिफिकेशन। तो सर बच्चों शुरू करते हैं। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। तो जैसा कि हमने देखा कि सर जो जर्मनी है उसकी भी एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है, किसकी सर? पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की। वैसे ही एक सेम हिस्ट्री सर इटली की भी रही है। इटली की भी हिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि जो हिस्ट्री में हम देखते हैं कि सर जो जर्मनी है उसी के जैसे इटली के अंदर भी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन देखा गया था। इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। तो सर जो हम बात करते हैं इटली की, तो जो इटली है वो डिवाइड हो रखा था सर, वो स्कैटर्ड हो रखा था कई सारी डायनेस्टीज के बीच में। तो हम देख सकते हैं कि अगर ये एक एरिया है तो यहाँ पे कई सारी जो डायनेस्टीज है उनके पास क्या है, छोटे छोटे स्टेट्स है, और उन सभी ने मिलके क्या बना रखा है? इटली बना रखा है। और एक ऐसा एम्पायर था, एक ऐसा मल्टीनेशनल एम्पायर था जिसका नाम था क्या? हैब्सबर्ग एम्पायर, जिसका रूल उस टाइम इटली में हुआ करता था ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। अब हम बात करने जा रहे हैं सर 19th सेंचुरी के मिड की। इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। इटली को क्या किया गया? 7 स्टेट्स में डिवाइड किया गया, ऑफ विच ओनली वन सर्डिनिया पाइडोमन वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउसेस। उसमें से सर एक ही, क्या नाम था उसका? सर्डिनिया पाइडोमन। सर यही एक ऐसा स्टेट था, यही एक ऐसा स्टेट बचा था जो इटालियन प्रिंसली जो हाउस था उसके थ्रू क्या हो रहा था? कंट्रोल किया जा रहा था, उसके थ्रू वो मेंटेन किया जा रहा था। तो हम ये समझ चुके हैं कि सर मिड 19th सेंचुरी में इटली को 7 स्टेट्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। पर फिर भी उसका जो एक ही स्टेट है उसके ऊपर किसकी पावर है? इटालियन प्रिंसली हाउस की पावर है। फिर हम देखते हैं दी नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। सर जो हम बात करते हैं इटली के नॉर्थ की, तो वो नॉर्थ किसके अंडर में काम कर रहा था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर में वो काम कर रहा था। हमने देखा ना सर, हैब्सबर्ग एम्पायर जो एक मल्टीनेशनल एम्पायर था वो भी इटली में देखा गया था। फिर हम देखते हैं द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पॉप एंड द सदर्न रीजन वर अंडर द डोमिनेंस ऑफ द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। तो हम जब बात करते हैं सर, हमने नॉर्थ की बात कर ली, जब हम सेंट्रल एरिया की तरफ चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कंट्रोल किया जा रहा था पॉप्स के थ्रू। फिर हम आगे देखते हैं सदर्न एरिया, तो सदर्न रीजन्स जो थे वो किसके थ्रू डोमिनेट किए जा रहे थे? कौन उसके ऊपर डोमिनेंस अपनी रख रहा था? वो था सर बर्बन किंग्स। और सर ये बर्बन किंग्स कहाँ के थे? ये स्पेन के थे। फिर हम देखते हैं इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। तो हम ये देख सकते हैं कि सर जो इटली है वो डिवाइड हो रखा था 7 स्टेट्स में। तो हम ये एक चीज समझ सकते हैं सर, जब स्टेट्स में वो क्या हो रखा है? डिवाइड हो रखा है, तो वहाँ के जो कल्चर्स है, वहाँ के जो लैंग्वेजेस है, उसमें थोड़ा थोड़ा क्या था? वेरिएशन था। जो आज हम इटालियन लैंग्वेज देखते हैं वो इटालियन लैंग्वेज उस टाइम कैसी थी? एक है ना बन रही थी, एक इटालियन लैंग्वेज उस टाइम क्या था ना, ओवरऑल है ना उस टाइम चल रहा था, उसका एक प्रोसेस चल रहा था। वो है ना अपना जो एक आज का जो फॉर्म है ना, उस फॉर्म में वो अभी तक नहीं आई थी, क्योंकि सर उसके अंदर आज भी कई सारे क्या थे? वेरिएशंस थे। हम बात कर रहे हैं सर मिड 19th सेंचुरी की, तब उसमें क्या थे? बहुत सारे वेरिएशंस थे। तो हम ये समझ सकते हैं सर डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, ज्यादा से ज्यादा डिवीजन्स होंगे, तो सर जो हमारी जो लैंग्वेज है वो भी उसका एक ना एक्सेंट बदल जाएगा, उसको बोलने का तरीका बदल जाएगा, उसमें कुछ जो शब्द हैं, जो उसमें कुछ वर्ड्स हैं, उसका मतलब बदल जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं ड्यूरिंग दी 1830s। हम बात कर रहे हैं एक 1830s के एरा की, जिससे मैजिनी हैड सॉट to put together a coherent program for a unitary Italian Republic। तो सर हम जानते हैं 1830s में हमने मैजिनी के बारे में पढ़ा है सर। जो मैजिनी है, मैजिनी ने एक कोहेरेंट प्रोग्राम चलाया, एक ऐसा प्रोग्राम चलाया सर जिसमें जो इटालियन जो रिपब्लिक है सर, जो इटली है, उसको क्या करा जाएगा? यूनिटरी में कन्वर्ट किया जाएगा, इसी के साथ उसे क्या बनाया जाएगा? एक रिपब्लिक बनाया जाएगा। तो हम समझ सकते हैं सर 1830s के अंदर मैजिनी ने क्या किया? एक ट्राई किया, एक प्रोग्राम चलाया ताकि वो क्या बना सके? एक यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक बना सके। He had also formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goal। तो सर इसी के साथ साथ जो मैजिनी है, मैजिनी ने क्या किया? एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई, एक मैजिनी ने सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम था यंग इटली। और सर जो ये सोसाइटी थी यंग इटली, इसका काम क्या था? सर जो हमारे मैजिनी है उनके जो गोल्स है उनको क्या करना है? डिसमिनेशन करना है, मतलब उसको फुलफिल करना है। फिर हम आगे देखते हैं द फेलियर्स ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स बोथ इन 1831 and 1848 mean that the mental now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II
टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स थ्रू वॉर। तो हम समझ सकते हैं सर कि जो फेलियर होता है रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग का, जो फेलियर होता है 1831 में, याद है जुलाई वाला कुछ ऐसा सीन हुआ था 1830 में, उसके बाद कुछ रेवोल्यूशन शुरू हुए थे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 1848 की, फिर 1848 में भी कुछ रेवोल्यूशन हुए थे, उस रेवोल्यूशन भी क्या हुए थे टाइम के साथ 1848 के अंदर आके वो एंड हो गए थे, वो एक है ना समझौते के साथ खत्म हो गए थे। फिर हम बात करते हैं मेंटल नाउ फेल ऑन सर्डियन पेडुमेंट अंडर इट्स रूलर किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड। अब सर उस टाइम जो हमारा सर्डिनियम पेडमोन था उसके ऊपर किसका रूल था? इमैनुअल सेकंड का उस टाइम उस पे रूल था, जो सर टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स थ्रू वॉर। सर जो क्या चाहते थे, एक है ना वॉर के थ्रू उन इटालियन स्टेट्स को एक करना चाहते थे। फिर हम देखते हैं इन द आइज ऑफ द रूलिंग एलाइट्स ऑफ हिज रीजन a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance। सर जो ये रूलिंग इलाइट्स थे, तो जो अभी हमने जस्ट पढ़ा सर, जो इमैनुअल थे वो आखिर ऐसा कर क्यों रहे थे? वो वॉर के थ्रू इस ओवरऑल इटली को यूनिफाई क्यों करना चाह रहे थे? तो सर उनका मोटिव क्या था कि सर उन्हें ऐसा लगता था कि हम क्या कर सकते हैं, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, पॉलिटिकल डोमिनेंस लगा सकते हैं, रख सकते हैं किसके ऊपर? इटली के ऊपर, अगर हम उसको क्या कर दे, यूनिफाई कर दे। तो हम ये समझ सकते हैं सर कि जो इटली यूनिफिकेशन है उसके अंदर एक अपना खुद ही का मोटो लेके कौन आए थे? इमैनुअल लेके आए थे, जो क्या चाहते थे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहते थे, और इसी के कारण वो इटली को क्या करना चाह रहे थे? यूनिफाई करना चाह रहे थे। फिर हम आगे देखते हैं चीफ मिनिस्टर क्लेवर who led the movement to unify the regions of Italy was neither a revolutionary nor a democrat। अब हम बात करते हैं सर एक चीफ मिनिस्टर की। अब ये जो चीफ मिनिस्टर थे इनका नाम था क्या वो? अब सर ये चाहते क्या थे? इन्होंने एक मूवमेंट चलाया ताकि क्या किया जा सके? इटली को यूनिफाई किया जा सके। पर सर मजे की बात तो ये है कि सर ये जो चीफ मिनिस्टर साहब है जिनका नाम है कैवो, ये ना ही तो कोई रेवोल्यूशनरी थे और ना ही ये कोई डेमोक्रेट थे। तो हम समझ सकते हैं सर इन्होंने प्रॉपर इटली को यूनिफाई करने की कोशिश करी, या एक ऐसा मूवमेंट चलाया जिसके थ्रू जो इटली है उसको क्या किया जा सके? यूनिफाई किया जा सके। पर सर इनके ऐसा कोई पर्सनल मोटिव नहीं था, इन्होंने ऐसा किया ताकि ये ओवरऑल जो इटली है उसको बस यूनिफाई कर सके। इनके और कोई भी रेवोल्यूशनरी और डेमोक्रेटिक मीन्स ऑफ मेथड्स नहीं थे। फिर हम आगे देखते हैं लाइक मेनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ द इटालियन एलाइट ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। तो जैसा कि हम समझ सकते हैं, ऐसा में हम एक क्लास की बात करने जा रहे हैं, एक वेल्दी और एजुकेटेड मेंबर्स वाली क्लास की बात करने जा रहे हैं। तो सर हम जैसा जानते हैं कि जो इंडिया की भी एक है ना एक इजी लैंग्वेज जो होती है ना, एक इजीली हम एक चीज को जो समझ सकते हैं वो ये है सर कि जब हम बात करते हैं अपर सोसाइटीज की, तो सर अपर सोसाइटी एक है ना प्रॉपर लैंग्वेज यूज करती है और वो उसको अपने स्टेटस का क्या मानती है? सिंबल मानती है। तो सर जब हम बात करते हैं इनकी चीफ मिनिस्टर कावो की, तो सर इनके पास भी सर एक है ना एक लैंग्वेज थी, और वो लैंग्वेज कौन सी थी जिसका वो यूज किया करते थे? वो थी सर फ्रेंच लैंग्वेज का। तो सर ये फ्रेंच लैंग्वेज यूज किया करते थे, पर जो सर ये काम किया कर रहे थे, जो काम ये जो कर रहे थे वो कर किसके लिए रहे थे? इटालियन रीयूनिफिकेशन के लिए काम कर रहे थे। तो हम ये समझ सकते हैं सर एक वेल्दी और एजुकेटेड मेंबर होने के कारण वो लैंग्वेज जो यूज किया कर रहे थे वो तो थी कौन सी? फ्रेंच। पर सर वो कौन सी रीजन का, कौन से रीजन का वो भला करना चाह रहे थे? वो इटालियन रीजन का वो भला करना चाह रहे थे, या इटली को वो क्या करना चाह रहे थे? यूनिफाई करना चाह रहे थे। फिर हम देखते हैं थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कैवो सार्डिनिया पेडमोंट सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्स इन 1859। अब होता क्या है सर, जो ये हमारे कैवोर थे, इन कैवोर ने क्या किया? इन्हें कंट्रोल करना था, इन्हें विक्ट्री लेनी थी। कहाँ पे सर? सार्डिनिया पिडमोंट पे उन्हें क्या करनी थी? विक्ट्री लेनी थी, और सर इनको डिफीट करना था ऑस्ट्रियन फोर्सेस को। इसके लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिप्लोमेटिक अलायंस बनाई। किसके साथ सर? फ्रांस के साथ उन्होंने एक डिप्लोमेटिक अलायंस बनाई। इनको ओवरऑल जो इंजीनियर्ड का काम है, मतलब ओवरऑल जो उसको बनाने का काम है, वो किसने किया था? कैवर ने किया था। और सर इसी के कारण ऑस्ट्रियन फोर्सेस को वो हरा पाए थे। और सर कब हराया था सर? इन्हें 1859 में उन्होंने इसे हराया था। फिर हम आगे देखते हैं अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गिउसेप गारिबाल्डी joined the fray। तो हम समझ सकते हैं सर अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, सर एक रेगुलर ट्रूप से अलग उन्होंने एक ग्रुप बनाया। कैसा ग्रुप था? एक आर्म्ड वॉलंटियर्स का ग्रुप था। सर एक कैसे ग्रुप से? वो आर्म्ड वॉलंटियर्स का ग्रुप था जिसके लीडरशिप दे रहे थे कौन? ग्यूसेप। फिर हम आगे देखते हैं सर इन 1860 दे मार्च इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश
रूलर्स। तो सर हम समझ सकते हैं इटली जो है, इटली पर रूल कौन कर रहे थे? स्पेनिश रूलर्स कर रहे थे। उन्हें कौन हटाना चाहते थे? वहाँ के लोग हटाना चाहते थे, वहाँ की जनता उन्हें हटाना चाहती थी। अब ऐसे में होता क्या है सर, जब हम बात करते हैं ग्यूसेप की, तो ग्यूसेप क्या करते हैं, एक मार्च निकालते हैं। सर कहाँ से मार्च निकालते हैं? साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज। सर कहाँ से कहाँ चलता है? साउथ इटली से लेके किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, जो किंगडम्स थे सर सिसिलीज के, वहां तक ये चलाते हैं। और सर ऐसे पूरे ओवरऑल जो ये मास था उसके अंदर उन्हें क्या मिलती है? सक्सेस मिलती है, वो विन कर जाते हैं। सर ऐसे उनको ये विन ऐसे कैसे मिल जाती है? सर ये जो विजेता, ये जो विजय है, ये उन्हें कैसे मिलती है? सर ये मिलती है सर सपोर्ट के कारण। किसके सपोर्ट के कारण? सर जो लोकल पीजेंट्स थे ना, उनके सपोर्ट के कारण वो क्या कर पाते हैं? स्पेनिश रूलर्स को वहां से उठा के बाहर फेंक पाते हैं। इन 1861 विक्टर इमैनुअल II वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। अब बात करते हैं हम 1861 की। 1861 में क्या होता है, जो विक्टर इमैनुअल II है वो अपने आप को किंग बना देते हैं, एक प्रोक्लेम करा देते हैं कि सर ये इटली जो है, जो ये यूनिफाइड जो इटली है, उसका किंग कौन है? उसका किंग हूँ मैं। तो हम ये समझ सकते हैं सर कि जो विक्टर इमैनुअल II है, उन्होंने 1861 में प्रोक्लेम कराया कि वो क्या है? वो किंग है कहाँ के? यूनाइटेड इटली के। फिर हम आगे देखते हैं, however much of the Italian population among whom rates of illiteracy were very high remained blissful unaware of liberal nationalist ideology। तो होता क्या है सर, जो इटालियन पॉपुलेशन होती है वो कैसी होती है? इलिटरेट होती है। ओके, तो इसके कारण क्या होता है सर, ये ओवरऑल जो उनका लिबरल नेशनलिज्म आइडियोलॉजी है ना, उससे वो अनअवेयर ही रह जाते हैं। वो उसको समझ ही नहीं पाते सर कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें लिबर्टी चाहिए, हमें एक नेशन चाहिए, ताकि हम क्या बना सकें? एक ओवरऑल हम नेशन स्टेट बना सकें। तो ये वाली जो चीज़ है, ये जो आइडियोलॉजी है, वो ये लोग समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि सर वहाँ पे उस टाइम क्या थी? बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इलिटरेसी थी। फिर हम आगे देखते हैं, द पीजेंट्स मासेस वो had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia। तो सर जब हम बात करते हैं पीजेंट मासेस की, तो सर पीजेंट मासेस ने जिन्हें सपोर्ट किया वो कौन थे? गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी को उन्होंने क्या किया था? सपोर्ट किया था। कहाँ सपोर्ट किया था? सदर्न इटली में उन्हें सपोर्ट किया था। उन्होंने कभी भी इटालिया के बारे में सुना ही नहीं था। मतलब वो बताना चाह रहे हैं सर, इटली का जो एक प्रॉपर नाम था ना सर, उस नेशन का जो नाम था इटालिया, उसके बारे में उन्होंने सुना ही नहीं था। वो सिर्फ ये चाहते थे जो स्पेनिश जो रूलर्स है ना, बस वो यहाँ से चले जाए। एंड बिलीव दैट ला टालिया वॉज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ। और सर जब हम बात करते हैं ला टालिया की, तो सर उनका मानना था कि सर ला टालिया का मतलब क्या है कि विक्टर इमैनुअल्स की जो वाइफ है ना, वही क्या है? ला टालिया है। अब एक बार हम इसका रिकैप देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा है। तो बच्चों ये कहानी जो है वो शुरू होती है जर्मनी के साथ कंपैरिजन से। सर की जो इटली है, इटली में भी वैसे ही पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन रहा था जैसे कि वो जर्मनी में रहा था। फिर हम आगे देखते हैं सर कि जो इटली है वो स्कैटर्ड हो रखा था। मतलब ये है कि जो जर्मनी है उसी के जैसे इटली भी क्या हो रखा था? स्कैटर्ड हो रखा था। वहाँ पे कई सारी डायनेस्टिक रूल कर रही थी, वहाँ पे कई सारे अंपायर्स भी थे, जिसमें से एक की हम बात करते हैं जिसका नाम है एहसबर्ग एम्पायर। फिर हम आगे देखते हैं मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी की हम बात करते हैं। उस टाइम क्या था? ओवरऑल जो इटली था उसको 7 स्टेट्स में क्या कर रखा था? डिवाइड कर रखा था, जिसमें से जो हम बात करते हैं सार्डिनिया, पेडमोंट की। सर हम इसी की बात क्यों करते हैं सर? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इटली का जो प्रिंसली हाउस था ना, प्रिंसली हाउस का रूल चल रहा था कहाँ पे? सार्डिनिया, पेडमोंट पे। फिर हम आगे देखते हैं सर, जब हम नॉर्थ की बात करते हैं तो नॉर्थ में कौन थे? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग थे। फिर जब हम सेंटर की बात करते हैं तो वहाँ पे कौन थे? पॉप थे। फिर जब हम सदर्न रीजन की बात करते हैं तो वहाँ पे डोमिनेंस थी किसकी? सर बर्बन किंग्स की। और सर ये बर्बन किंग्स थे कहाँ के? स्पेन के। फिर हम बात करते हैं सर लैंग्वेज की। सर जो इटालियन लैंग्वेज है, इटालियन लैंग्वेज अभी तक अपने एक है ना लेटरल फेज में चल रही थी कि सर जो आज जो हम एक फेज देखते हैं इटालियन लैंग्वेज का, वो उस टाइम नहीं था। क्यों नहीं था सर? क्योंकि जो हमारा रीजनल एक जो एरिया है वो क्या हो रखा था? फ्रेगमेंट हो रखा था। उसी के कारण जो हमारा लैंग्वेज है वो भी क्या हो रखा था? बहुत ज्यादा डाइवर्स हो रखा था। उसमें कई सारे लोकल वेरिएशंस आ रखे थे। फिर हम बात करते हैं आगे 1830 में हम बात करते हैं मैजिनी की। मैजिनी ने एक प्रोग्राम चलाया ताकि वो क्या किया जा सके? इटली को रिपब्लिक किया जा सके, इटली को क्या बनाया जा सके? यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक बनाया जा सके। फिर हम बात करते हैं सर इसी के साथ साथ मैजिनी ने एक है ना सीक्रेट सोसाइटी बनाई। उस सीक्रेट सोसाइटी का नाम था सर यंग इटली। और इसका काम क्या था कि सर ओवरऑल जो इटली है उसको क्या किया जाए? यूनिफाई किया जाए और उसके साथ उसे एक यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक बनाया जाए। फिर हम बात करते हैं फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग। सर हम जानते हैं कि 1831 में और 1848 में जो रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग हुई थी वो क्या हो गए थे? फेल हो गए थे। पर सर
अभी भी जो सार्डिनिया पेडमोंट के जो लोग थे उनके ऊपर रूल कौन कर रहे थे, इमैनुअल सेकंड कर रहे थे। और सर वो क्या चाहते थे, जो हमारे इमैनुअल थे वो चाहते क्या थे कि सर ओवरऑल जो इटालियन स्टेट्स है उनके ऊपर क्या कर लिया जाए, कब्जा कर लिया जाए। किसके थ्रू कर लिया जाए सर, वॉर के थ्रू कर लिया जाए। अब वो ऐसा सोचते क्यों थे, क्योंकि उनका मानना था सर कि है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए जरूरी है कि हम ओवरऑल जो इटली है उसे क्या करें, हम उसे यूनिफाई करें। फिर हम आगे बात करते हैं चीफ मिनिस्टर कैवोर की। अब जो चीफ मिनिस्टर कैवोर है वो ना ही एक रेवोल्यूशनरी थे ना ही वो एक डेमोक्रेट थे, पर वो चाहते क्या थे, वो चाहते थे यूनिफिकेशन, वो चाहते थे इटली का यूनिफिकेशन। फिर हम आगे बात करते हैं कैवो की। तो सर जो कैवो है वो एक वेल्दी और एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे। तो हम ये समझ सकते हैं सर कि वो जो लैंग्वेज यूज़ किया करते थे वो कौन सी थी, वो फ्रेंच लैंग्वेज थी, वो इटालियन लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ नहीं किया करते थे। फिर हम आगे देखते हैं सर इसी के कारण सर इसके अलावा हम जब बात करते हैं कैवोर की, तो कैवोर का एक रोल क्या है, हम आज कैवोर को यहाँ पढ़ रहे हैं तो ऐसा उनका रोल क्या रहा है। तो इनका रोल ये रहा है कि सर इन्होंने एक टैक्टिक डिप्लोमेसी अलायंस बनाई थी किसके साथ, फ्रांस के साथ, और उसी के कारण उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया था, उसे डिफीट किया था। कब किया था, 1859 में। तो हम ये समझ सकते हैं सर कि जो कैवोर है, कैवोर का एक जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इटली यूनिफिकेशन में। फिर हम देखते हैं सर कि सर जो रेगुलर ट्रूप्स है, सर रेगुलर ट्रूप्स के अलावा भी एक वॉलंटियर्स आर्मी थी, किसने बनाई थी सर, ग्यूसेप ने बनाई थी। कब बनाई थी सर, 1860 के आसपास में उन्होंने बनाई थी। अब 1860 में होता क्या है सर, उन्होंने एक मार्च निकाला। मार्च कहाँ से कहाँ तक था सर, साउथ इटली से लेके 2 किंगडम्स ऑफ सिसिली, सिसिली के 2 किंगडम्स तक वो चल रहा था। फिर हम बात करते हैं सर कि जो ये मार्च था, ये जो मार्च था जो गैरिबाल्डी ने निकाला था, ग्यूसेप गैरिबाल्डी ने निकाला था, ये क्या होता है, सक्सेस हो जाता है। इसको सक्सेस मिलती है, क्यों सक्सेस मिलती है सर, क्योंकि वहाँ के जो लोकल पीजेंट्स थे, तो सर उन पीजेंट्स ने उन्हें क्या किया, सपोर्ट किया। अब उन्होंने सपोर्ट क्यों किया, ताकि वो किनको हरा के बाहर भेज सके, स्पेनिश रूलर्स को हरा के बाहर भेज सके। मतलब स्पेनिश रूलर्स को वो बेसिकली क्या करना चाहते थे, अपने एरिया से बाहर निकालना चाहते थे। इन 1861 सर जो इमैनुअल सेकंड होते हैं वो 1861 में खुद को प्रोक्लेम कर लेते हैं एज एन किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। फिर हम बात करते हैं सर इटालियन पॉपुलेशन की, हम बात कर रहे हैं सोसाइटी की। तो सर इटालियन सोसाइटी या इटालियन पॉपुलेशन जो थी वहाँ पे उस टाइम क्या थी, इलिटरेसी थी, एक है ना हाई इलिटरेसी थी। उसके कारण सर उन्हें नेशनलिज्म का कोई आइडिया नहीं था, उन्हें लिबर्टी का कोई आइडिया नहीं था। ओवरऑल जब हम बात करते हैं उन्हें लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी का कोई आइडिया ही नहीं था। अब ऐसे में होता क्या है सर, जो पीजेंट मासेस है ना वो सपोर्ट तो कर रहा था गैरिबाल्डी को, पर जब हम बात करते हैं इटालिया की, मतलब सब हम ओवरऑल जब हम उनके नेशन की बात करते हैं, जब उनके नेशन का जो नाम था इटली, या फिर हम बात कर लेते हैं इटालिया की, तो सर उन्हें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। अगर हम बात करते हैं ला टालिया की, तो जब भी वो वर्ड सुनते थे ला टालिया, तो उसके लिए उनका मतलब सिर्फ इतना होता था सर क्या, विक्टर इमैनुअल्स वाइफ। तो हम समझ सकते हैं सर कि उन्हें नेशनलिज्म, लिबर्टी, उन्हें ओवरऑल जो लिबरल नेशनलिस्ट जो आइडियोलॉजी उसके बारे में कुछ उन्हें आइडिया ही नहीं था। तो बच्चों आज के इस टॉपिक में इतना ही। ये टॉपिक आपको कैसा लगा, ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो इस पूरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे स्कोरशाला के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।